पहले इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। देखिए कि कैसे कांग्रेस को वोट देना छत्तीसगढ़ को फिर से आतंकियों के हाथ में सौंप देना होगा, लिखा हुआ है। इस विज्ञप्ति को बीजेपी ने जारी किया है, वह भी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी के नाम से, जो खुद ही आईएएस अधिकारी रहते हुए रायपुर कलेक्टर भी रह चुके हैं। दरअसल प्रदेश में इन दिनों ईडी की कार्रवाई को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। बवाल इस कदर की कांग्रेस नेता ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश सरकार की तुलना आतंकियों से करने पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ा ऐतराज जताते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को हिंसा, खून और घृणा पसंद है। भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है, और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ा। अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ईडी आईटी के माध्यम से गर्म किया जा रहा है और पूरा जो साम्राज्य है, छत्तीसगढ़ के जितने खदाने हैं, सबको अडानी के सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने राज्य सरकार को आतंकी कहे जाने का बीजेपी के नेताओं ने समर्थन तो किया, मगर आतंक या आतंकवादी जैसे शब्दों को प्रयोग करने से साफ बचते नजर आए, जिससे मामला साफ है कि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार तो मिला हुआ है, लेकिन कहीं भी कुछ भी बोलने पर अंकुश लगाने को लेकर भी कई नियम कानून बने हुए हैं। वास्तव में यदि कांग्रेस को वोट पड़ता है तो निश्चित रूप से ये अधिकतम अपराध की श्रेणी में जाता है। जिस प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, तो वास्तव में कांग्रेस को वोट देना होना है, ये इनके क्रियाकलाप और जो 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है उसके आधार पर व्यक्त किया जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप से दुबई से भी तार जुड़ रहे हैं और टेरर फंडिंग से भी तार जुड़ने की ऐसी आशंका है, परंतु माननीय भूपेश बघेल जी ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। अरे जो संस्था देश के लिए काम कर रही है और देश का धन अगर बाहर जा रहा है उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो कांग्रेसी नेताओं को इसका विरोध करना चाहिए। और निश्चित रूप से यहाँ पर आतंक तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो गया है कि रिवॉल्वर और तलवार लहराते लोग जुलूस में घूम रहे हैं। तो ये शासन चल रहा है भूपेश बघेल जी का, इसलिए चिंता का विषय तो है। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी ने अपने कुछ पत्ते भी खोल दिए हैं, मगर तमाम बातों के बीच राज्य सरकार को आतंकी कहना कहां तक जायज है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। दरअसल भारत के संविधान में 19(1)A में एक आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत के नागरिक को अपने स्वतंत्र बात रखने के पूरे अधिकार दिए हुए हैं, चाहे वो लिखित में हो, मौखिक में हो, चित्रों के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका जिक्र किया गया है, लेकिन चुनावी समय में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं इस कदर घर कर जाती है कि राजनीति में शब्दों के और बयानों के मर्यादाओं को तार तार कर देती है। बहरहाल आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार को वोट देना मतलब ये कि बीजेपी की ओर से बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी के नाम से एक विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि कांग्रेस को वोट देना यानी कि फिर से आतंकियों के हाथ में छत्तीसगढ़ को देना होगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए, पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस से संसदीय सचिव वरिष्ठ नेता शिशुपाल सोरी जी जुड़े हुए। शिशुपाल जी आपका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक रजनीश सिंह जी जुड़े हुए। रजनीश जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रामअवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामअवतार जी आपका भी बहुत स्वागत है। शिशुपाल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बीजेपी की ओर से कहा गया कि इस बार 2023 के रण में कांग्रेस को वोट देना मतलब ये कि फिर से आतंकियों को छत्तीसगढ़ की सत्ता सौंपना। कैसे देखते हैं आप इसे? अवधेश जी, प्रजातंत्र में खासकर जब बहुदलीय सिस्टम होता है, बहुत सारे दल आते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं और सत्ता पक्ष का आलोचना भी करते हैं। स्वस्थ आलोचना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो प्रजातंत्र का एक स्वस्थ जो विपक्ष है ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये अलार्म भी है
और जनता के आवाज बन के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको लाते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। किंतु जिस भाषा का उपयोग वो कर रहे हैं इसकी हम निंदा करते हैं, और कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा किया जाए तो कम है। खासकर हम ओपी चौधरी जी से तो ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक कलेक्टर उसकी पृष्ठभूमि रही है, आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो हम उनसे एक शालीन व्यवहार की उम्मीद करते हैं। पर उन्होंने जो कहा ये बात, तो ऐसा लगता है कि निराशा से कहा, क्योंकि वो पिछले बार जिस सीट से खरसिया से लड़े थे, इस बार वहाँ की टिकट जो वितरण हुआ है उसमें उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि वो अपना आपा संतुलन खो चुके हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ईडी को लेके सियासत चरम पे है। ईडी के को लेके लगातार प्रदर्शन हो रहे। आज भी कांग्रेस के नेताओं ने ईडी दफ्तर जाके ज्ञापन सौंपा, वहां पे आंदोलन प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच में जिस तरह से ये इस बात का जिक्र करना कि कांग्रेस को वोट देना मतलब आतंकियों के हाथ में फिर से छत्तीसगढ़ को देना, कैसे देखते हैं आप इसे? वरिष्ठ नेता है आप, विधायक है आप मौजूदा समय में, रजनीश जी। देखिए अवधेश जी, जिन संदर्भों में बात माननीय ओपी चौधरी जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो दिन दहाड़े, चाहे रायपुर हो, भिलाई हो, बिलासपुर हो, मैं 100 घटनाएं दिखा सकता हूँ। घोटाले की बात करें तो एक लंबा फेरहिस्त है। शराब घोटाला शुरू करें, चावल घोटाला शुरू करें, उसके बाद फिर धान घोटाला है, उसके बाद फिर रेत घोटाला है। भूमाफियाओं का आतंक ऐसा है कि यदि इन चीजों के ऊपर में आने वाले समय में जांच बैठेगी ना अवधेश जी, आप देखिएगा वो जो शब्द कहा गया वो छोटा पड़ जाएगा। उन्होंने जिन संदर्भ में कहा। दूसरी बात, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ईडी के अधिकारी कुत्ते बिल्ली की तरह घूम रहे हैं। ये इनका बयान बहुत अच्छा बयान है एक संवैधानिक पद में, और मैं बहुत सारे और बयान आपको याद दिला सकता हूँ। ओपी चौधरी जी ने महामंत्री के तौर पर एक ट्वीट किया है, इनका तो ऑन कैमरा आप लोगों ने दिखा रहे हैं। तो ईडी के अधिकारी जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं और जिनका दुरुपयोग ये लोग करते हैं अपने 4 से 14 साल के कार्यकाल में, भूलिए मत। और ईडी, सीबीआई, आईटी तो छोड़िए, इन्होंने तो राह को लगा दिया था। इनको वो याद होगा, माननीय हमारे विधायक जी बैठे हैं और वो अच्छे विधायक हैं, आईएएस अधिकारी हैं, पढ़े लिखे होशियार अधिकारी रहे हैं। तो राह को इस्तेमाल किए थे माननीय अमित शाह जी के खिलाफ, माननीय मोदी जी के खिलाफ। तो इन चीजों को, अपने इतिहास को थोड़ा झांक ले, देख ले। जिस रायपुर में हमारी महिला बहनें, आंगनबाड़ी के शिक्षक शिक्षिकाएं, अन्य शासकीय सेवा में रहने वाले कर्मचारी जा रहे हैं, उनको वो नया रायपुर भेज दिया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन ईडी कार्यालय के सामने देंगे। ये संविधान के मानने वाले लोग हैं, ये संविधान की बात करें, इनको किसने छूट दे रखा है? बिल्कुल रजनीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा एक बार। मैं रामवतार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 5 सेकंड अवधेश जी, 5 सेकंड और बोल के अपनी बात। मैं ये बोल रहा हूँ संविधान की बात कर रहे हैं, वहां किसने अधिकार दिया? सरकार का संरक्षण में हो रहा है। और ईडी के अधिकारी क्या कर रहे हैं? अभी मैं सुन रहा था कि 2000 बोले थे, 200 करोड़ मिला। 200 करोड़ करने की इनको छूट है क्या? आने वाले समय में सब जांच में होगा। जिनके यहाँ छापा पड़ा है, निश्चित रूप से उनके वहां आपत्तिजनक भ्रष्टाचार से युक्त सामग्रियां जब्त लगातार हो रही है, जो अन्वेषण में है। आने वाले समय में उसका और भी डिटेल आएगा। तो इसने उद्देलित क्यों है? बिल्कुल। अब मैं जांच में सहयोग करना चाहिए। रजनीश जी, अब मैं एक बार रामवतार जी का जिक्र कर लेता हूँ। रामवतार जी, छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जिस तरह से बयानबाजियों का दौर तेज हो चला है, क्या आपको लगता है कि भाषाई मर्यादा और शब्दों की गरिमा पे विशेष फोकस करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीति में सुचिता रहनी चाहिए और भाषा जो है वो संस्कार जो है वो दिखना चाहिए, उसमें एक सभ्यता दिखनी चाहिए, एक सोच दिखनी चाहिए। इस तरह की भाषा का उपयोग करने के पहले सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये सोची समझी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत दिया हुआ बयान है। इस बयान के
कई अर्थ हैं और कई उसके फायदे हैं। तो नेता जो है होल्ला ब्रिगेड बनकर एक हल्ला पैदा करो, एक सनसनी पैदा करो और ऐसा बयान दो जिससे सुर्खियां मिले। तो ऐसे बयान देने की नेताओं में धीरे धीरे आदत बढ़ती जा रही है, चाहे उसका जनता में इफेक्ट गलत पड़ रहा है, सही पड़ रहा है, इसको सोचा जाना चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या समझाना चाहते हैं, और नेताओं को प्रजातंत्र में अपना आदर्श माना जाता है। तो जो आदर्श है वो आदर्श स्थापित करें, शासन में, प्रशासन में, भाषा में, अपने रहन सहन में, अपने जीवन में, तो राजनीति के लोगों की इज्जत होगी। अन्यथा आप देख रहे हैं राजनीतिक के लोग इस तरह के व्यवहार, कथनी और करनी और भाषा का उपयोग करते हैं, तो उससे जो आम जनता में मानस जो है वो धब्बा लग रहा है नेताओं पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, भाषाई व्यवहार और मर्यादाओं को जो है उसको तो मानना पड़ेगा। शिशुपाल जी, जिस संदर्भ का जिक्र रजनीश जी कर रहे हैं कि दरअसल महादेव ऐप को लेके जो तमाम गतिविधियां छत्तीसगढ़ में हो रही है, मुख्यमंत्री ने आज कहा कि हम लगातार देश के पहले ऐसे राज्य है छत्तीसगढ़ जो महादेव ऐप के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। दूसरे राज्यों में कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि महादेव ऐप का जो ना कोई ऑफिस, कोई मुख्यालय छत्तीसगढ़ नहीं है, बावजूद उसके कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ को लेकर बीजेपी कटाक्ष करती है और उसमें स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए आतंकी शब्द का इस्तेमाल करती है। आतंक शब्द आज हम सबके लिए एक धब्बा है प्रजातंत्र के लिए। हम सब आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो। ये आतंकवाद हम सबके लिए एक चुनौती है और इसके लिए सब लोग अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं। हर राज्य, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब लोग कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये जो ईडी की जो बात हो रही है, हमको इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कहाँ बात हो रही है। पर आज 200 के लगभग ईडी के छापे पड़े हैं, उसमें कितने बीजेपी के या बीजेपी समर्थित लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं? इससे तो स्पष्ट लगता है मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उनके ओएसडी हैं उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उनसे जो भी थोड़ा सा लगता है कि ये इनके नजदीक है उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तो ये क्या दिखाई नहीं पड़ता लोगों को? तो ये जो चीजें हैं ये दुनिया देख रही है। हम इस पे हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि दिखावे के लिए ही सही आप कम से कम ये तो दिखे कि आप एक निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये है। और अभी ये जो 15 साल तक रहे, क्या ये हरिश्चंद्र बन के रहे? ये मेरा आज भी दावा है, किसी भी जो 15 साल मंत्री रहे उसके एक के यहाँ भी अगर रेट पड़ता है तो इतने काले चिट्ठे आएंगे जिनका आप रजनीश भाई कह रहे थे। तो ये दोनों तरफ से होता है ना। आज बीजेपी शासित राज्य भी है, वहां इतने छापे पड़े हैं। ये तो एक छोटा सा राज्य है अगर जनसंख्या और के हिसाब से अगर आपके जो सवाल है रजनीश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शिशुपाल जी, आपके जो सवाल है उसका जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, ऐसी क्यों घटना छत्तीसगढ़ सहित देश में घट रही है कि केवल कांग्रेस या विपक्ष के लोगों के घर ईडी की दबिश हो रही है, बीजेपी या अन्य राज्यों में सत्ताधारी दलों के घर ईडी नहीं जा पहुंच रही है? ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। रजनीश जी, अवधेश जी, आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पश्चिम बंगाल में यदि छापा पड़ा तो वहां इतने अकूत संपत्ति 2-2 हजार के बंडल इसमें मिले कि नहीं मिले। झारखंड में छापा पड़ा, वहां मिले कि नहीं मिले। छत्तीसगढ़ में जहां जहां जा रही ईडी वहां मिल रही है कि नहीं रही है। अवैध संपत्तियां अटैच की जा रही है, नकदी मिल रहा है, सोना मिल रहा है, जमीन के कागजात मिल रहे हैं, अवैध नकदी, बड़े बड़े खरीदारी लेन देन के कागजात मिल रहे हैं। तो इसको इसलिए जोड़ना, अच्छा भारतीय जनता पार्टी की जहां शासन है, ये जाके वहां का शिकायत करें ना कि किस क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ के मंत्री कहते हैं कि हम तो सांड है, उनका अधिकृत बयान आता है। तो सांडों को क्या छोड़ दिया जाए? यदि आईटी, ईडी और सीबीआई को इन्होंने बैन किया, उस समय कोई ईडी नहीं आई थी ना ये आईटी आया। इनके सरकार बनने के 1 महीने के अंदर
सीबीआई को बैन किया गया छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्या ऐसा डर था सीबीआई से? क्यों ऐसी क्या चीज आने वाली थी जिसके लिए आपने पहले उसको बैन कर दिया? आप याद करिए 2019 में इस सरकार का पहला कदम सीबीआई को बैन करना है। तो ये पहले से मान चुके थे कि हमको एटीएम बनना है, पहुंचाना है, 2.5 साल का सवाल है, सबको खुश रखना है। अब खुश कैसे रखें? तो खुश बांट के लूटो और बांटो। और इसलिए इन चीजों का जो ये हुआ वो इतने स्तर पर फैल गया है। अवधेश जी, आप हम सब टीवी में बैठे हैं, यहाँ कुछ भी हम बात करें, आप गली मोहल्ले, पान ठेले, चौक चौराहे में जाइए, भ्रष्टाचार की अकूट जो डूबी आकंठ में सरकार है, जगह जगह चर्चा हो रही है और हर क्षेत्र में हो रही है। लेकिन ये सरकार उसमें कदम उठाने के बजाय, उसमें सख्ती उठाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को ऊपर आरोप लगाती है। 15 साल के कार्यकाल की हो रही है और अरे तो वो जो नान घोटाला हो कि अब चला चली की बेला और है, दुनिया भर के जो घोटाले जिन्होंने 15 साल किया है उसकी चर्चा हो रही है। अभी अगर गली गली में चर्चा हो रही है तो हमारे न्याय योजना की चर्चा हो रही है, हमारे घोटालों की चर्चा हो रही है, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा हो रही है, हमारे एजुकेशन जो हमने एक आत्मानंद के माध्यम से और बाकी जो एक आमूलचूल परिवर्तन किया है उसमें हो रही है, जो बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं उसमें हो रही है, किसानों को जो हम लाभ दे रहे हैं, धान का मूल्य दे रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल चर्चा हो रही है और जनता को हक है कि अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरे कहें, पर ये जिस तरह से भाषा को उपयोग कर रहे हैं ये सर्वथा गलत है। हम ईडी से नहीं डरते, हम अभी भी कहते हैं कि आप ये पर एक प्रजातंत्र में और ये लोकतंत्र में इस बात का तो एहसास आपको जनता को देना होगा कि हमारी कार्रवाई निष्पक्ष है। हम तो अभी भी कह रहे हैं ना, क्यों बार-बार कहना पड़ रहा है? जितने मंत्री थे इसके यहाँ तो करिए आप, क्यों बार-बार बोलना पड़ रहा है? ये जो क्यों नहीं बोलते? कांड आए थे, चाहे नान घोटाला हो, चाहे बैंक घोटाला हो, बिल्कुल शिशुपाल जी वनीश जी, एक बार मैं रामावतार जी का जिक्र कर लेता हूं, उनके पास एक बार जाते हैं हम लोग, हम आगे आपसे चर्चा लगातार जारी रहेगी। रामावतार जी, दरअसल जिस परिप्रेक्ष्य को लेके ये बयानबाजियां हुई, जिसको आधार बना के पूरा आतंकी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, उस आधार पे चर्चा हो रही है कि ईडी दबिश देती है और सियासत गरमा जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 8 विभागों में अभी तक ईडी ने छापा मारा है और आधा दर्जन जो है जिलों तक पहुंच गई है, कई जगह ब्लॉकों तक पहुंच गई। तो ईडी की कार्रवाई यहां पर जिस तेजी से चल रही है उससे हड़कंप तो मचा हुआ है और प्रशासन जो है उसको काम करने में दिक्कतें हो रही, क्योंकि अधिकारियों को ये छापामारी हो रही है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार में किसी को आपत्ति नहीं है। उसमें जो भेदभाव हो रहा है या एक तरफा हो रहा है, यह और चुनाव का समय है, चुनाव के समय ऐसी बातें उठती है कि चुनावी जीत या हार के लिए या चुनावी समीकरण के लिए या चुनावी फायदे के लिए जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर ईडी पहुंच रही है, ज्यादा सक्रिय है और विरोधियों को निशाना बना रही है। तो इसलिए सवाल आ रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो अगर निष्पक्ष हो, भ्रष्टों के खिलाफ हो और लोगों को सजा दिलाए, तो एक मजबूत संस्था बनाई गई है जिसको इतनी शक्ति दी गई है। रामावतार जी, तो शक्ति का सही उपयोग अगर होगा निष्पक्षता से, बिल्कुल, तो और अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी भी कार्रवाई हो रही है, वो भी सही है, उसमें और भी होना चाहिए। 15 साल बोल रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, रजनीश जी दरअसल इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, रामावतार जी, रामावतार जी, बिल्कुल। देखिए, रजनीश जी दरअसल इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप शिकायतें अगर करेंगे, दीगर राज्यों का जिक्र किया जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, तो अगर शिकायतें करेंगे तो कार्रवाई होगी, ये रजनीश जी का मानना है। रजनीश जी, लेकिन जो एक माहौल बना हुआ है कि ईडी सत्ताधारी जहां पे कांग्रेस है या गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पे चुनावी समय में ज्यादा एक्टिव हो गई है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक ऐसी बातें लगातार चर्चाओं में आ रही है। देखिए अवधेश जी, मैंने इन बातों का पहले ही जवाब दिया है कि जहां जहां ईडी के रेड हुए हैं, क्या छत्तीसगढ़ में अभी जुलाई अगस्त से छापा पड़ना शुरू हुआ है? आप याद करिए कि आईटी का पहला रेड कब हुआ था?
आप याद कीजिए कि ईडी का बिल्कुल, पहला 2019 में कब हुआ था। बिल्कुल। तो ये इस चीजों को क्यों, ये तो अपने ऊपर लगे जो आरोप है उसको जांच से बचने के लिए, अपने प्रिय अधिकारियों को बचाने के लिए एक तरह से उनके सामने वो ढाल बन के खड़े हैं। ये 2 महीना 3 महीना से कार्रवाइयां नहीं चल रही है। जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही, जिन जिन क्षेत्रों में हो रही है और सब जगह वो लगभग प्रमाणित हो रही है कि हाँ यहाँ था, आम जनता में चर्चा है कि हाँ यहाँ हो रहा है। तो ये ऐसा बात कहना क्या अभी सितंबर में या अगस्त में हुआ है, ये 2020 से चल रहा है। हमको अच्छे से याद है कि पहला जो रेड हुआ था 2020 में हुआ था। तो ये रेड तो लगातार चल रही है और वहां मिल भी रहा है। ये छत्तीसगढ़ को यदि ये चाहते हैं कि ऐसी स्थिति मत आए तो एक बार तो बोल देते, कर देते, कह देते कि इस तरह की भ्रष्टाचार नहीं चलेगी। लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, लगातार लेन देन हो रहा है। विधानसभा में सत्ताधारी विधायक के अभी जो मौजूदा मंत्री हैं, जब वो अध्यक्ष थे, वो कहते हैं कि डीएमएफ में बंडरबाट हो रही, भ्रष्टाचार हुई, ऑन रिकॉर्ड। इसको मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक वर्तमान में मंत्री बोले हैं। इनके कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा में कहा है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है। एक मंत्री ने तो पत्र बिल्कुल लिख दिया। शिशुपाल जी, देखिए दरअसल बातें ये निकल के आ रही है कि जहां पे गड़बड़ियां होगी वहां पे कार्रवाई होगी। शिशुपाल जी, रजनीश जी जो कह रहे हैं उनका मूल आधार यही है कि मूल बातें उनकी यही है कि जहां गड़बड़ियां होगी वहां पे कार्रवाई होगी। फिर इस बात पे राजनीति, हम भी तो यही कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि गड़बड़ियों को प्रोत्साहन दे, हम भी यही कह रहे हैं। पर ये कह रहे हैं कि ये जो पहले से जो जांच लंबित है और जिसमें ये बात अच्छी तरह से आगे आई कि इसमें बीजेपी नेताओं का कहीं ना कहीं संलिप्तता है, इसकी भी तो जांच हो। हमको इसी बात की कहना है। दूसरी बात ये है कि सबको मालूम है कि ये जो बताइए ना 1920 से ईडी की कार्रवाई हो रही है, पर ईडी से आप 1920 की बात कह रहे हैं। अभी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है वो 1 साल में बढ़ी है। आप पूरा रिकॉर्ड लेख के देखिए कि 1 साल में क्या हुआ है। और ये भ्रष्टाचार इनका पहले से इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को हम मुद्दा बनाएंगे और एक धर्मांतरण को मुद्दा बनाएंगे। तो ये तो इनके पहले से ही ये थे। अब उनको एक तरह से प्रमाणित करने के लिए, लोगों के मन में ये बात लाने के लिए ये छापे पड़ रहे हैं। ये तो सबको मालूम पड़ रहा है। ये चुनावी उपयोग कैसे इनका हो, उनके पक्ष में कैसे माहौल बने, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। तो ये पूरा चुनावी बखेड़ा है, केवल चुनाव जीतना है इनको, इसलिए ये ईडी का उपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं। और ईडी के कार्रवाई का असर क्या होता है सबको मालूम है। 4% कन्विक्शन है और 96% तो ऐसे ही हो जाता है। इसके भी यही असर होने हैं, सबको मालूम है। इससे पहले ईडी को कौन जानता था? आज 2 साल से लोगों के मन में आ रहा है। एक तरह से ईडी के नाम से भय पैदा करने की जो कोशिश हो रही है वो प्रजातंत्र के लिए खतरा है। नहीं तो पहले भी होती थी, आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि पहले भी होती थी, हम भी स्वीकार करते हैं पहले भी होती थी, किंतु इतने फ्रीक्वेंसी से और एक टारगेट करके जो कार्रवाई हो रही है वो आपत्तिजनक है। और जो कार्रवाई और जो एक बात हो रही है कि ये इसको वोट देना मतलब आतंक को बढ़ावा देना है, आतंकियों को वोट देना है, तो ये क्या अच्छी बात है? तो ये बात यहाँ बिल्कुल रजनीश जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास लौट रहा हूँ कि जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया, चुनावी समर से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है, बिसातें बीत चुकी है, आप लोगों ने 21 पत्ते भी ओपन कर दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरह से शाब्दिक और भाषाई मर्यादा जो है उसका पालन जरूर तौर पे करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी ऐसे भी दुहाई देती है कि हम सुचिता की राजनीति करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए लोकतंत्र में। रजनीश जी, अवधेश जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं पिछले 10-15 साल में, साल बोल रहा हूं, उनका एक बार भाषण की मर्यादा क्या है, उनकी भाषा का शब्दावली क्या है, एक बार दिखवा लीजिए। और इनके बड़े बड़े नेता, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। चले बिल्कुल रजनीश जी, देखिए आप सीनियर लीडर हैं, बिल्कुल मैं आपकी बातों को स्वीकार करता हूँ। अभी जो उन्होंने माननीय ओपी चौधरी जी ने जो जिन बातों को किया है कि आतंकियों को वोट देने जैसा है, महादेव ऐप के तार दूर दूर तक जुड़ रहे हैं। और उसमें यह भी संभव है कि टेररिस्ट फंडिंग में भी गया हो। जिस तरह से हमारे देश के प्रति कई देश नफरत फैलाते हैं और कई प्रकार की गतिविधियां चला रहे हैं,
तो इस संदर्भ में उन्होंने जिक्र किया है। महादेव चलिए, बिल्कुल आपके संदर्भ को मैं मानता हूं रजनीश जी, वक्त और चर्चा की इजाजत नहीं देती है, इसलिए हमको यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रजनीश जी आपका शुक्रिया, शिशुपाल जी आपका शुक्रिया, रामावतार जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123A को देखा जाए तो इस तरह से शाब्दिक और चुनावी समय में बोले गए बातों को हेट स्पीच की श्रेणी में रखते हुए उसे भ्रष्ट आचरण करार दिया गया है। यह संविधान में व्यवस्थाएं दी गई है। बहरहाल छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में, देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में शाब्दिक मर्यादा, भाषाई मर्यादाओं का अगर ख्याल रखा जाए तो निश्चित तौर पे एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर वे ऐसे बातों को लेकर आगे बढ़ेगी जिसकी सभी कोई कल्पना करते हैं और राजनीति में सुचिता का जहां पे जिक्र किया जाता। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।